शुक्रिया जी। जनाब अली गौर खान बलोच साहब। मौजूद नहीं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इससे पहले माशाअल्लाह आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और अब आप पर इस हाउस को चलाने की ज़िम्मेदारी और अब आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। तो मेरी ये दुआ है और हम तवक्को भी ये करते हैं कि जिस हवाला से असद कैसर साहब के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे या रहे हैं, जिनका कि हम बरमिला इजहार भी करते रहे हैं उनके साथ कि उन्होंने इस हाउस को एक बाइस तरीके के साथ चलाया। असद कैसर साहब एक अच्छे इंसान हैं, बासियत MNA, हमें उनसे कोई गिला नहीं, वो एक नरम मिजाज शख्स हैं, लेकिन माजरत के साथ इस सीट का तशख़्ख़ुस वो उस तरह से बरकरार नहीं रख सके जिस ज़िम्मेदारी के ऊपर उनको बिठाया गया था। वक्ती तौर पर जनाब स्पीकर ये चीज़ें, ये ज़िम्मेदारियाँ इंसान को मिलती हैं और कुछ अरसा के बाद आखिर ये एक तसलसल है, ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। लोगों ने आना भी होता है इन सीटों से, जाना भी होता है इन सीटों से। तो जब इंसान चला जाता है तो फिर बाद में पता चलता है कि साहिब किरदार आदमी कौन था, बावकार आदमी कौन था और उसने अपने टेन्योर में किस तरह से जो है अपने ड्यूटी के साथ इंसाफ किया, अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभाईं। जनाब स्पीकर, हम आपसे तवक्को करते हैं, आज तो अभी तक जो कि कल तक हुकूमत थी और अब अपोजिशन में चले गए हैं, वो अगर इन बेंचों पर आकर बैठे तो मैं आपसे ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि आप उनका जायज़ हक़ है वो उनको ज़रूर दें, ताकि वो उंगली आपकी तरफ ना उठे जो कल तक हम असद कैसर साहब की तरफ उठाते रहे। और बिलखसूस जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जिस तरह से इस हाउस की रवायात को पामाल किया, जिस तरह से इस हाउस के कवानीन को और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और आइन और कानून को बिल्डोज करके वो स्या लेजिस्लेशन पास की, और मेरा ख्याल है कि 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के अंदर उजलत में कितने कितने कवानीन पास कर दिए जाते थे। ना हाउस में कोई अगर ऑपोजिशन से अरकान बोलते रहते थे, इवन जो हमारी सीनियर लीडरशिप है वो बोलती रहती थी, लेकिन उनको वक्त नहीं दिया जाता था, उनकी बात नहीं सुना जाती थी। और हाउस के अंदर जब उनकी अक्सरियत नहीं भी होती थी, जब उनकी तादाद पूरी नहीं भी होती थी, तो फिर भी वो जो है वो अपने कवानीन पास करवाते थे। बहरहाल ये बहुत लंबे चौड़े किस्से हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में 2-3 चीज़ें आपके और इस वक्त जो हमारे कुलीग्स इधर तशरीफ़ फरमा हैं उनके गोश गुजार करूं। जनाबे स्पीकर, हमारे आजकल साबका वज़ीर आज़म मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा शोर बर्पा किया हुआ है और इस मुल्क में आग लगाने की
और इस मुल्क में इंतशार फैलाने की जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पे ली है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी उतारी भी ना थी, चूंकि उनको आज तक ये तौफीक नहीं हुई कि वो किसी भी हैसियत में इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करते, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कुछ करते, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कुछ करते, सियासत में कुछ ऐसी रवायात डालते कि आज उनको अच्छे अल्फाज के साथ याद किया जाता, बल्कि आज भी वो वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिसकी अगर माज़ी करीब में आपकी नज़र से वो वीडियो गुजरी हो जो कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने इनके बारे में निशानदेही की थी, जो कि हकीम सईद ने इनके बारे में निशानदेही की थी, अगर वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने गुजरी हैं तो मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारी तो साबिक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इतने कमाल और ऐसन तरीके के साथ निभा रहे हैं जिसमें इस मुल्क में जलाओ घिराओ, जिसमें इस मुल्क में इंतशार, जिसमें इस मुल्क की मईशत की तबाही, जिसमें इस मुल्क में अनारकी का फैलाना, ये वो तमाम जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने अपने सर पर उठा रखी हैं और ये जिम्मेदारियां निभाने के लिए उनके दो चार मशीर जो माशाल्लाह वो इस काम में महारत रखते हैं, शेख रशीद अहमद साहब जब बात करते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। कितनी प्यारी बात करते हैं कि मुल्क को आग लगा दो, इस मुल्क को आग लगा दो, इस मुल्क में इंतशार फैला दो। मकसद ये है कि हमेशा उन्होंने इस मुल्क को तोड़ने की बात की, हमेशा उन्होंने इस मुल्क में जलाओ और घिराव की बात की, और मैं समझता हूं कि शेख रशीद अहमद साहब को और उन जैसे कुछ और दोस्त भी हैं न्याजी साहब के इर्द गिर्द जिनको शायद वजारत मिलनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क की हो। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें कोई ना कोई ऐसी वजारत मिल जाए, हमें कोई इक़्तिदार में ऐसा हिस्सा मिल जाए कि जिससे हम अपनी जो है सियासत चमका सकें। जनाबे वाला, मैं साबिक वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बात कर रहे हैं कि आपके खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। जनाबे वाला, आप अपने गरेबान में झांके, आप बजाते खुद एक साजिश के जरिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए थे। जनाब स्पीकर, वो साबिक वज़ीर आज़म एक साजिश के जरिए वो मुसल्लत हुए थे। आप आरटीएस सिस्टम के जरिए रात के 12 बजे वोट चोरी करके आप इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए। आपको कामयाब करवाने के लिए आपको याद होगा जनाब स्पीकर, इस वजीर आजम जो कि अब साबका हो चुके हैं, उनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए बिलखसूस पंजाब का मैंडेट भी चोरी किया गया और दीगर सूबों का मैंडेट भी चुराया गया। फिर उसके बाद इसकी पंजाब में और मरकज में हुकूमतें कायम की गई। लेकिन सिर्फ यहां तक नहीं बात थी, उससे पहले यह कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, जब उनको अकामा के ऊपर नहल करार दिया गया और बात पनामा से शुरू की गई, जब उनको और उनकी बेटी को पाबंदे सलासल किया गया। आज ये देखें, आज भी चंद फुट के फासले पर ये मेरे सामने शाहिद खाकान अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है, ये भी साबिक वजीर आजम है, इन्होंने भी इस मुल्क को चलाया। उसके बाद वो जिम्मेदारी इनके सर पर आई और इन्होंने बड़े ऐसे तरीके के साथ निभाई। जनाब स्पीकर, आपको याद है कि ये जो फ्रंट रो है,
ऑपोजिशन की कौन सी ऐसी लीडरशिप नहीं है, किस पार्टी की लीडरशिप नहीं है जो इस नाम नेहाद सिलेक्टेड वजीर आजम को जब इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया तो इसको मुसल्लत करने के बाद उन लोगों को जेलों में बंद किया गया, उन लोगों को मुकदमात का सामना करना पड़ा। ये जेली वोट के जरिए कामयाब हुआ, ये जेली वजीर आजम बना और आज एक जेली नैरेटिव लेकर अवाम के पास जाता है। ये हर चीज इसकी जेली है। ये कहता है मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश नहीं की। क्या आपने कोई नवाज शरीफ जैसा वो किरदार अदा किया कि जब आपको पता है कि इंडिया ने एटमी धमाके किए तो मियां नवाज शरीफ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह डट गए? उनको उस वक्त के अमेरिका के सदर की तरफ से अरबों डॉलर्स की ऑफर आई, जनाब स्पीकर, अरबों डॉलर्स की ऑफर आई। और आज भी पूरी कौम मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात पर खराजे तहसीन पेश करती है कि वो एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा था। उसने किसी नेक मां का दूध पिया हुआ था कि वो डट गया और उसने अरबों डॉलर की जो वो ऑफर थी उसने अपने जूते की नोक के ऊपर ठुकराई। इस साबिक सिलेक्टेड वजीर आजम से मैं पूछता हूं, तुम में तो इतनी भी जुर्रत नहीं थी जब एक सहाफी खातून ने तुमसे आफिया सिद्दीकी के बारे में सवाल पूछा तो तुमने उसका सवाल का जवाब देने से इनकार किया। फिर जब वो तुम्हारे सामने आकर उसने दोबारा पूछा तो तुमने उसको झाड़ पिला दी और डांट दिया और उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे वो दिन भी याद है जनाब स्पीकर, जब ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ मकबूजा कश्मीर का सौदा करके इस इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर ये उतरा था और यहां पर इसकी पार्टी के लोगों ने, जबकि कोरोना की पाबंदियां उन दिनों में लगी हुई थी, इसकी पार्टी के लोगों ने ढोल ढमक्कों के साथ जनाब स्पीकर इसका इस्तकबाल किया। इधर ये अमेरिका का कामयाब दौरा करके आने की जश्न मना रहा था चूंकि इसने कश्मीर का सौदा किया था, और उधर मोदी भी जश्न मना रहा था जनाब स्पीकर, इंडिया में मोदी भी जो है वो जश्न मना रहा था और वो भी वहां पर मकबूजा कश्मीर को फतह करने का जश्न मना रहा था। आज ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। बताओ, जो तुम्हारे मशीरान थे वो किस मुल्क की डुअल नेशनैलिटीज रखते थे जिनको तुमने इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रखा, जिन एटीएम के जरिए तुमने पाकिस्तान के अरबों रुपए इमरान अहमद न्याजी हड़प किए? बताओ, वो शहबाज गिल की नेशनैलिटी कहाँ की है? वो आज भी कहाँ से तनख्वाह लेता है? यूं बताओ, वो वाडा की जायदादें आज भी किस मुल्क में हैं और उसके पास किस मुल्क की डुअल नेशनैलिटी है? हत्ता कि ये एक बड़ी तवील लिस्ट है जो कि इसके मशीराने खास थे, जो कि इसके एडवाइजर थे, जो पाकिस्तान के खजाने से भी तनख्वाह लेते थे और उधर अमेरिका और यूरोप के खजाने से भी तनख्वाह लेते थे। जनाबे वाला, इसकी बहादुरी तो हमने उस वक्त भी देखी थी इस सिलेक्टेड साबिक वजीर आजम की, जब पुलिस के दो सिपाही इसके घर के साथ आए और इसको उस वक्त ये वजीर आजम नहीं बना था, ये अपने घर की दीवार फलांग कर भाग गया था। लेकिन आज हमारी एक तरफ हमारी लीडरशिप है, जब उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, जब उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए तो वो कहीं से ना किसी अदालत से भागे, अगरचे यहाँ पर इस मुल्क के अंदर उन जजेस की वीडियोस भी वायरल हुई जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले सुनाए। आज ये ख्वाजा आसिफ साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, ये जेल भुगत कर आए हैं। एहसन इकबाल साहब वो जेल भुगत कर आए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी हमशीरा वो जेल भुगत कर आए हैं। खुर्शीद अहमद शाह साहब वो जेल भुगत कर आए हैं। राना सनाउल्लाह साहब वो जेल भुगत कर आए हैं। हत्ता कि हमारी लीडरशिप की एक तवील लिस्ट है, अगर मैं उनके नाम गिनवाना शुरू करूं तो उसके लिए भी 1 घंटा चाहिए।
इमरान अहमद न्याजी, सिर्फ तुम उस वक्त इस मुल्क के इक़्तिदार हासिल कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे सारे मुखालफिन जेलों में बंद हों, जब उनके ऊपर झूठे मुकदमात हों, जब रात के 12 बजे तुम्हें वोट चोरी करके दिए जाएं, और फिर उसके बाद तुमने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का बच्चा बच्चा जानता है। तुमने जिम्मेदारों से खाद छीन ली, तुमने बीमारों से अद्वियात छीन ली, तुमने बिजली महंगी करके हमारे अनाज को उगाना पाकिस्तान में मुश्किल कर दिया, तुमने यहां पर रिश्वत का लूट मार का बाजार गर्म किया। अद्वियात के अंदर अगर कुछ लोगों के नाम आएंगे कि जिन्होंने 600 से 700% तक कीमतें बढ़ाई, उसमें आमिर कियानी तुम्हारे मशीर खास का नाम आएगा, वो भी तुम्हारी एक एटीएम थी। फिर आपने देखा कि यहां पर चीनी और आटे के बड़े बड़े स्कैंडल, अरबों रुपए की सब्सिडीज ली गई, पाकिस्तान का सरमाया खाया गया। हत्ता के जनाबे स्पीकर, जो सबसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे शर्मनाक करप्शन थी वो इमरान अहमद न्याजी के वक्त में हुई, और उस करप्शन का नाम था कोरोना का वो फंड जो अरबों रुपए जो के दीगर हमारे दोस्त मुमालिक ने दिए थे, पाकिस्तान की आवाम के लिए दिए थे। वो खैरात के पैसे थे, वो ज़कात के पैसे थे। और मुझे ये बताएं कि आज के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस बात पर ऑडिट पैरे बनाए कि इन्होंने कोरोना का अरबों रुपए का फंड खाया। ये आज की एक मुसलमा हकीकत है, ये कोई सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत वाली बात नहीं जनाब स्पीकर, ये आज की मुसलमान हकीकत है कि इन्होंने कोरोना का अरबों रुपए का फंड खाया। आज पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम तुमसे पूछती है इमरान अहमद न्याजी कि तुम इधर और तुम्हारे इधर जो वो मशीरान थे जो सरकारी टीवियों पर और मीडिया पर बैठकर उस वक्त तकरीरें करते थे कि हमने तो कोरोना के ऊपर बहुत तीर मारा है और हमने ऐसी स्टडी के फलां मुल्क भी हमारी तारीफ कर रहा है। हकीकत यह थी कि तुमने यतीमों का, मस्कीनों का और ज़कात वालों का भी पैसा खाया। ये वो आईना है जो तुमने कोरोना के फंड में खाया, ये तुम्हारी कारकर्दगी है जो तुमने अपनी एटीएम के जरिए कोरोना का फंड हजम किया। और दूसरी बात, किस्से तो बहुत लंबे हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा जनाब स्पीकर के इंतहाई मुख्तसर वक्त में एक दो चीजें अर्ज करूं। तुम अमेरिका की बात करते हो, तुमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रखा। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में मुझे बताएं कोई ऐसा सरबराह आया जिसने पाकिस्तान की हालत ये की हो? पाकिस्तान की करेंसी की जनाब डिवेल्यूएशन की गई, उसको डिवेल्यूएट किया गया, पाकिस्तान की करेंसी को टगा टोकरी किया गया। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द के ममालिक, अफगानिस्तान को ले ले, श्रीलंका को ले ले, आप दीगर हमारे ममालिक बांग्लादेश को ले ले, सबसे कम जो करेंसी है वो इस वक्त हमारे मुल्क की है। लेकिन अफसोसनाक, क्या जो 2013 से लेकर 2018 तक का पाकिस्तान था जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कायम किया था, उसके हालात ये थे जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के जरिए नाअहल करार दिया गया, उस वक्त ये पाकिस्तान था। जब खाकान अब्बासी अपना जो है वो वजीर आजम का चार्ज छोड़ कर गया तो उस वक्त ये पाकिस्तान था। उस वक्त चीनी 40 रुपए किलो मिलती थी। उस वक्त अद्वियात जो हैं आपको पता है वो कंट्रोल रेट में मिलती थी। उस वक्त आटा जो था वो सस्ता मिला करता था। आपको पता है सी पैक जैसा प्रोजेक्ट जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं, सी पैक जैसा प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट कि जिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की किस्मत बदली, इसने साजिश के जरिए, ये आज कहता है अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, तुमने साजिश के जरिए उस प्रोजेक्ट को बंद किया, उस प्रोजेक्ट को तुमने रोका इस इमरान अहमद न्याजी ने, और उसका पैसा रेवड़ियों की तरह अपने एमएनएज और एमपीएस के हलकों में तकसीम कर दिया और उन्होंने अपनी स्कीमों पर लगाने की बजाय अपनी जेबों में वो पैसा डाला।
ये तुमने किरदार किया पाकिस्तान को संवारने के लिए। तुम मदीना की रियासत की बात करते हो, मदीना की रियासत में क्या ये होता था कि जिस किस्म के जुल्म आपने पाकिस्तान के ऊपर किए, जनाबे स्पीकर, आपको पता है यहां पर सहाफियों के ऊपर भी जुल्म किए गए, यहां पर वकला के ऊपर भी जुल्म किए गए। जो सहाफियों के ऊपर हमले किए गए उनमें खास तौर पर जो इसके वक्त में हुए, उनमें मोहसिन बेग का नाम आता है, अबसार आलम का नाम आता है, उनमें असद तूर का नाम आता है और बेशुमार सहाफी हैं। एक नौरानी साहब हैं, उनका नाम आता है जनाबे वाला। लेकिन खुदारा वो मुक्तदर हल्के जो कि पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जो पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि अब ये मुमलकत खुदादाद किसी और एडवेंचर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज हम जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, आज हमारी मईशत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, आज हम कहने को तो ये कहते हैं कि हम दिवालिया नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपनी एटीएम के जरिए पाकिस्तान को दिवालिया करके गया है। आज से एक बार फिर से हमें यह अहद करना होगा कि हमने इस पाकिस्तान को संभालना है, हमने इस पाकिस्तान को बचाना है, हमने इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। जनाबे वाला, ये तमाम टारगेट्स इतने आसान नहीं है। हमने आज जो जिम्मेदारी ली है, हमें इसका एहसास है। आज जिस काबीना ने हलफ उठाया है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी तमाम तवानाइयां अपने बंगलों और गाड़ियों पर देने की बजाय इस मुल्क की खिदमत के ऊपर दें, अपनी तवज्जो इस मुल्क की खिदमत के ऊपर करें, अपने वक्त जो है वो इस मुल्क की खिदमत के ऊपर सर्फ करें। और ऑनरेबल मेंबर्स आर वाइंड अप की तरफ आइए। और मैं उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। और जनाब स्पीकर, मैं जाते हुए एक इंतहाई मजम्मत उस वाक़े पर भी करूंगा कि इक़्तिदार से चिमटे हुए इस इमरान अहमद नियाज़ी और उसके हवारियों ने जो स्याह तारीख पंजाब की असम्बली में डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला करवाया और अदम एतमाद और वो जो वज़ीर आला का चुनाव था उसमें रखने डाले, मैं पाकिस्तानी कौम के साथ खुद भी उसकी मजम्मत करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज जो इत्तेहादियों की हुकूमत मरकज़ में कायम हुई है, जो मुस्लिम लीग की और इत्तेहादियों की हुकूमत पंजाब में कायम होने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं तवक्को करता हूँ कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने काफी वक्त दिया। डॉक्टर प्रोफेसर शहनाज बलोच साहिबा। रहीम, मैं सबसे पहले आपको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इतने वेल सीजन पॉलिटिशियन और वज़ीर आज़म रह के आज अपने इस ऐवान के स्पीकर मुंतखब हुए। गो के मेरा पहला टाइम है और मैं एक टेक्नोक्रेट की हैसियत से और एक डॉक्टर की हैसियत से इस सीट पे एज ए रिज़र्व सीट पर आई हूँ। लेकिन ये मेरा सिर्फ ये था कि मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैं आऊँ और इस अवान में अपने बलूचिस्तान के लिए कोई बात करूँ और बलूचिस्तान के लिए मसाइल के हल के लिए मैं इस ऐवान में कोई बात करूँ और अपने भाइयों को सबको रिक्वेस्ट करूँ कि आप हमारे इस 4 नंबर पे ना जाइएगा। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, हमारी पॉपुलेशन जितनी भी है उस हिसाब से आप देखें, आप हमें अगर लेके साथ चलेंगे तो आज आपके साथ जो ये मसाइल सामने आ रहे हैं, बलूचिस्तान वो ख़जाना रखता है जिसको दिल से कबूल किया जाए, उसके मसले सुने जाएं, उसके हालात देखे जाएं तो शायद पाकिस्तान की भी बचत हो जाए। मेरे लीडर सरदार अख्तर जान मैंगल ने पहली तकरीर में अपनी तमाम बातें वाज़ा की कि हम किस पॉइंट पे आप लोगों के साथ हैं। हम तो 2.5 साल पहले ही
इस गवर्नमेंट को छोड़ चुके थे, अगर जो लोग बैठे हों उनको याद होगा, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त से ही ये चीज़ें शुरू कर दी थी कि ना मनू, ना सुनना है, ना बोलना है, ना कुछ करना है। तो इतनी दिल आज़ारी तो बलुस्तान के लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। बलुस्तान नेशनल पार्टी और सरदार अख्तर मैंगल एक बहुत बड़े